आइए आज हम रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर मंजू चौधरी, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर चिरायू हॉस्पिटल, और डॉक्टर किशोर अग्रवाल, जो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और ये अपनी सेवाएं पिछले 21 साल से दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जैसे कि हमें पता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो इसी से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रॉम बच्चे के लिए कैसे लाभदायक होता है? मैं डॉक्टर किशोर अग्रवाल, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चिरायू हॉस्पिटल। कोलोस्ट्रॉम बच्चे के जन्म के पश्चात माँ के आने वाले पहले शुरुआती गाढ़े पीले पौष्टिक दूध को कहते हैं। यह एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स एवं प्रोटीन भी होते हैं। यह बच्चे की इम्यूनिटी व बीमारियों से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ व डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। यह नवजात शिशु का नेचुरल फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है। कोलोस्ट्रॉम शिशु के लिए परफेक्ट फर्स्ट फूड है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह न्यूबॉर्न बेबी के लिए पौष्टिक, अमृत तुल्य, अमूल्य, माँ से प्राप्त होने वाला गिफ्ट एवं प्रथम आहार, संपूर्ण आहार है। तो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नवजात शिशु को स्तनपान कराना कब शुरू करना चाहिए और कब तक कराना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आइडियली बच्चे को माँ का दूध जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए। समय के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट हाफ एन आवर से 1 आवर के अंदर इसको प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चा एक्टिव एवं अलर्ट होता है और साथ ही उसकी सकिंग रिफ्लेक्स भी पीक पर होता है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का लैक्टेशन भी जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है और आगे माँ को लैक्टेशन प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि माँ को एक कंफर्टेबल, आरामदायक एनवायरनमेंट मिले, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के समय सही पोजीशन रहे। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ एवं बच्चों को सपोर्ट एंड हेल्प करने के लिए कोई ना कोई असिस्टेंट साथ में रहे। तो जैसे सर आपने बताया कि बच्चे को स्तनपान कराना कब स्टार्ट करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, तो ये कितने अंतराल में कराना चाहिए या टाइम पीरियड, जैसे कई महिलाओं को इसका पता नहीं होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी माँओं को इस बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कब कराना चाहिए। आइडियली बच्चे को हर 2-2 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना चाहिए। रात्रि के समय हम 2 की जगह 2 से 4 घंटे का समय ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 घंटे में बच्चे को 10 फीडिंग अपने आप में सफिशिएंट होती है। यह इंटरवल माँ एवं बच्चे दोनों की फीड के बीच का जो रिलैक्सेशन होने का टाइम है वो उसको भी मेंटेन रखता है, और इस दौरान जो ग्रोथ बच्चे की स्लीपिंग आवर्स होते हैं उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत प्रॉपर होता है। इसी के साथ मैं एक सवाल और कवर करना चाहूँगा कि ये दूध हमें कब तक पिलाते रहना चाहिए। IAP, यूनिसेफ, WHO यह रिकमेंड करते हैं कि स्तनपान एक्सक्लूसिवली फर्स्ट 6 मंथ तक कराते रहना चाहिए। इस दौरान हमें कोई दूसरा फीड उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक के लिए माँ का दूध बच्चे के लिए अपने आप में पूर्ण आहार है। सर, इसी के साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कई महिलाओं को ये वहम होता है कि उनके दूध नहीं आ रहा है, तो वो ऊपरी दूध स्टार्ट कर देती हैं, तो ये मिक्स फीडिंग क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये जागरूक करने के लिए इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। माँ के दूध के साथ शिशु को अन्य दूध जैसे फार्मूला, पाउडर मिल्क या अन्य अवेलेबल मिल्क को ऐड करने को मिक्स फीडिंग कहते हैं। आइडियली मेडिकल कंडीशन को छोड़कर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें माँ के दूध के अलावा और कोई दूध ऊपर का नहीं देना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए पहले 6 मंथ तक के लिए। उसके बाद हम एक वीनिंग प्रोसेस होता है जिसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें तो पहले 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिवली माँ का मिल्क सफिशिएंट है, मिक्स फीडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या सर मिक्स फीडिंग के कोई नुकसान भी हो सकते हैं शिशु को? जैसे मैंने कहा कि माँ के दूध के अलावा ऊपर का दूध सप्लीमेंट को अपन मिक्स फीडिंग कहते हैं। अमूनतः क्या होता है कि जब भी वो ऊपर का दूध चालू करते हैं तो जो भी दूध होता है उसमें और पानी मिला के देना चालू कर देते हैं, तो उससे एक तो दूध जो मिल रहा है बच्चों को उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है पहली बात। दूसरी बात, जब वो देते हैं तो उसके साथ में बोतल ऐड कर देते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बोतल के बहुत सारे नुकसान हैं, जिससे बच्चे को बार बार उल्टियाँ, दस्त होना
और इनफैक्ट कई बार तो बच्चे के कान में इन्फेक्शन तक की शुरुआत हो जाते हैं। मैं यहीं पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए जो माँ का दूध है वो अपने आप में संपूर्ण है, और माँ का जो दूध है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। अगर बच्चा माँ का दूध ज़्यादा लेगा तो माँ का दूध ज़्यादा आएगा, अगर हमने उसको साथ में ऊपर का दूध चालू कर दिया तो बच्चा माँ का दूध कम लेगा तो माँ का दूध भी ग्रेजुअली कम हो जाएगा। अतः हमें मिक्स फीडिंग को जब तक मेडिकल कंडीशन ना हो उसको अवॉइड करना चाहिए और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करते रहना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर किशोर अग्रवाल, और अब हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि शिशु को स्तनपान कराने से महिला या माँ को क्या लाभ होते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। माँ को बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे डिलीवरी के बाद में जब मदर अपना बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने लगती है तो सबसे पहला जो होता है उनको फ़ायदा मदर को वो होता है कि बेबी और मदर के बीच में एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से माँ को के बॉडी के अंदर हार्मोन्स के बहुत सारे चेंजेज होते हैं और उनकी वजह से उसे फीलिंग ऑफ वेलबींग होता है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनके अंदर पोस्टपार्टम साइकोसिस हो जाता है, लेकिन जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उसको इमोशनली वो अपने आप को मदर की फीलिंग के साथ में उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उसको वो साइकोसिस से वो प्रिवेंट होती है, उसे साइकोसिस जैसी डिजीज़ पोस्टपार्टम पीरियड में नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करती है तो कुछ हार्मोन्स जैसे सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो जो ब्रेस्ट के जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे ब्रेस्ट मिल्क बाहर आता है और उसकी वजह से उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मदर को ये फ़ायदा होता है कि यूट्रस के ऊपर वो एक्ट करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है, जिसकी वजह से कि जो ब्लीडिंग होती है पीरियड इसके बाद में डिलीवरी के इमीडिएटली बाद जो ब्लीडिंग होती है उसका कोई अमाउंट कम हो जाता है और यूट्रस है वो इन्वॉल्यूट होने के अंदर हेल्प करता है। उसका फ़ायदा ये होता है मदर को कि उसमें एनीमिया नहीं होता पोस्टपार्टम पीरियड में, नहीं तो बहुत सारी मदर्स एनीमिक हो जाती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी होते हैं। इमीडिएट फ़ायदा तो ये हो गया और लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी होते हैं। लॉन्ग टर्म फ़ायदे ये होते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑक्सीटोसिन है, इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो भी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश होती है। और इसके अलावा जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले और हार्मोन्स हैं, FSH है, LH है, ये सब भी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। उससे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और इन सब जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनका फ़ायदा मदर को ये होता है कि लॉन्ग टर्म में मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, यूट्राइन कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ओवेरियन कैंसर होने की संभावनाएं कम होती हैं। और एंडोमेट्रियोसिस नामक एक बीमारी होती है जिसमें कि एंडोमेट्रियम बाहर कई जगह यूट्रस के बाहर आ जाती है, जिससे कि पेशेंट को हमेशा पेन होने लग जाता है, हमेशा क्रॉनिक पेल्विक पेन की सिंड्रोम हो जाता है। ये सब चीज़ें मदर को बहुत ही बेनिफिट करती हैं। इसके अलावा जैसे जो ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर्स होती हैं उसमें ये भी देखा गया है कि उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो भी कम होता है और लॉन्ग टर्म के अंदर उसको ओस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मदर को इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जो ब्रेस्ट फीड कराती है आप ये देखिए कि उसे एक नया जीवन मिल रहा है। आपको इतने सारे कैंसर से बचाव है, आपको ओस्टियो आर्थराइटिस से बचाव है, आपको डायबिटीज़ नहीं हो रही, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं हो रही। इससे ज़्यादा मदर को क्या चाहिए। तो मैं हर मदर को ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे बेनिफिट्स आप क्यों नहीं उठाना चाहती हो। हर मदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करा के और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाना चाहे। और मेरे से पूछो तो मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर ज़रूर कराए और उससे ज़्यादा भी यदि मदर की और बच्चे की चल रहा है, आपस में बॉन्डिंग सही तरह से चल रही है, तो चाहे वो उससे ज़्यादा भी करा सकती है जब तक वो स्कूल जाने ना लगे। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है कि जब ये हार्मोन्स के चेंजेज होते हैं तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है कि जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो तब तक इन हार्मोन्स की जो मैंने आपको अभी मेंशन किया, उन हार्मोन्स की वजह से उसको पीरियड्स नहीं आते और ओवुलेशन भी नहीं होता। तो जब ओवुलेशन नहीं होगा तो दूसरा बच्चा लगने की संभावनाएं भी कम होंगी। तो इस तरह से उनको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी प्रोवाइड कराते, इससे हो जाता है। तो आप देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। मदर को तो एक तरह से बहुत फ़ायदा है और
मैं अपनी और इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले जो मदर्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी मदर बताती है कि मैंने 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड किया। तो आप देखिए 2.5 साल फीड करने वाले बेबी है जो डॉक्टर बना, तो आप भी अपने बच्चों को अगर फीड कराएंगे तो वो भी हो सकता है IAS बने। तो जैसा कि मैम हमें पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उनके मन में कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग इस दौरान करानी चाहिए, या कोई भी कोरोना पॉजिटिव माँ है तो उसको क्या ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन फीमेल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेशेंट वो होता है जो कि कोरोना पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है। एक पेशेंट वो होता है कोरोना पॉजिटिव है, सिम्प्टोमेटिक है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तीसरा पेशेंट वो होता है जो कि सीरियस पेशेंट है। तो मैं इन तीनों के बारे में 2 को मैं एक साथ लेना चाहूँगी, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, और दूसरे थर्ड को जिसमें कि पेशेंट सीरियस है उसके बारे में मैं आपको अलग से बताना चाहूँगी। फर्स्ट 2 में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि कोविड पेशेंट पॉजिटिव है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसका फ़ायदा मदर को तो होता ही होता है, जो मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, बच्चे को भी होता है कि जैसे जो मदर है जब बच्चे के साथ में उसकी होती है तो बच्चे में इन्फेक्शन रेट बाद में कम होती है। लेकिन इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो फर्स्ट तो ये हुआ कि पिलाना तो है ही आपको, लेकिन आपको जो भी हमारा कोविड बिहेवियर है उसको मेंटेन करते हुए हमें पिलाना होता है। कोविड बिहेवियर मेंटेन करने से मेरा मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम हाइजीन मेंटेन करें, है ना। हाइजीन में ये है कि आप मदर सबसे पहले अपने सोप से और वाटर से अपने हैंड वॉश करें। अगर वो यदि आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं तो बेटर होता है कि मदर डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने, और इसके साथ में मास्क ज़रूर लगाए। अपने बेबी को हैंडल करने से पहले हैंड वॉश का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें। ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपका बच्चा इन्फेक्ट ना हो जाए आपसे। उसके बाद में जो पोजीशन, नॉर्मल जो पोजीशन होती है, बैठ के मदर अपने ब्रेस्ट को एक्सपोज करके और बच्चे को आराम से फीड करा सकती है। फीड कराने के बाद में उसको दूसरी जगह उसको लेटाना होता है, लेकिन जब वो अपना मास्क उतारती है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मास्क को टच ना करे, और पीछे से उसकी नॉट को खोले बैक साइड से, और उसके बाद में उसको मास्क को रिमूव करे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि जितनी बार पिलाएगी तो क्या उतनी बार मास्क यूज़ करेगी वो, है ना। तो उसमें मैं बताऊंगी कि बेस्ट तो होता है कि मेडिकल मास्क यूज़ करे, जो कि वो यूज़ एंड थ्रो कर सकती है। जितनी बार भी आप फीड कराओगे उतनी बार उसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप एक ही मास्क नहीं रखना, आपको पूरे दिन भर के लिए 2-3 मास्क, जो कि आपके बिल्कुल मतलब आप जितनी बार 5 या 6 बार पिलाते हैं तो 5 या 6 बार मास्क लेना चाहिए, क्योंकि टच जब एक बार हो जाता है तो उस मास्क पे कुछ न कुछ आ ही जाता है। उसी मास्क यदि आप बाद में आप पिलाते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी उस चीज़ को। और ये, और इसके अलावा अगर पेशेंट सीरियस है, जो मैंने आपको बताया 3rd कैटेगरी का है, तो उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग को तो मैं नहीं बताऊंगी कि उसको मदर के साथ बच्चे को लगाना चाहिए, लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मिल्क मदर का ही पिलाना चाहिए उस कंडीशन में भी जहाँ तक हो सके। बच्चे को आप ICU में ना ले जाएं, लेकिन ब्रेस्ट पंप से आप मिल्क निकाल सकते हैं, या जो उसका अटेंडेंट है या कोई नर्सिंग अटेंडेंट है वो ब्रेस्ट को थोड़ा एक्सप्रेस करके और उसमें से मिल्क निकाल सकता है किसी साफ़ कंटेनर में, और वो दूध बच्चे को पिलाया जा सकता है। बच्चे का माँ के दूध से वंचित कभी ना रखें, ऐसा मेरा आपको कहना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैम। तो मैम इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल था कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं क्या वो कोविड टीकाकरण करवा सकती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोविड टीकाकरण करा सकती हैं। उसका बच्चे में एडवांटेज होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं अभी 100% तो मैं नहीं जानती क्योंकि अभी सारी रिसर्च चल रही हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि एंटीबॉडीज़ होती है जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आ जाती हैं और वो बच्चे को बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो है मदर से बच्चे के मिल्क में आएगा ऐसा कहीं रिपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी है आपको, चाहे आप पॉजिटिव हो चाहे आप वैक्सीनेटेड हो। और इसी के साथ मैं एक और बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे को कॉल आया इन दिनों में कि पीरियड्स के टाइम में क्या आपको कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, तो मेरा ये कहना है कि हाँ बिल्कुल,
आपको लगाना चाहिए। पीरियड्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि पीरियड्स में नहीं लगाना। और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लगा सकते हैं। जो हमारी जो न्यू गाइडलाइंस हैं फॉक्सी की, उसके अकॉर्डिंग है कि आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो चाहे से आप वैक्सीनेशन आपको ज़रूर कराना चाहिए। और यदि हम ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने वाले हैं तो हम हो सकता है कि शुरू के 2-3 महीने जब तक ऑर्गेनोजेनेसिस होता है 4 महीने ना लगाएं, लेकिन उसके बाद तो ज़रूर लगाएं। अगर आपका 5th मंथ चल रहा है या आपका 6th मंथ चल रहा है या आपका 7th मंथ चल रहा है तो आप कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाएं। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस या गेन या फिर कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं? हेल्थ इश्यूज़ का तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, है ना। और दूसरा वेट लॉस की जहाँ तक बात है, बिल्कुल वेट लॉस होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पर डे जब मदर कराती है तो उसको 500 कैलोरीज जो होती हैं लूज़ करती है वो। तो आप इमेजिन करिए कि जैसे 300 कैलोरीज यदि पर डे कोई लूज़ करता है, 30 डेज़ के अंदर वो 9000 करता है और 9000 से 1 kg वेट रिड्यूस होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे लगता है कि 1 महीने में 2 किलो के करीब तो होता ही है। तो ज़रूर आपको अपना अगर बॉडी को मेंटेन करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि क्या स्तनपान कराने से यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से महिला के फिगर में या ब्रेस्ट के आकार में कोई अंतर आता है? ब्रेस्ट फीडिंग कराना महिला की, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, शेप, ओवरऑल बॉडी शेप को तो वो बेटर करता है और इवन ब्रेस्ट का जो शेप होता है वो बेटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर करा रही होती है तो जो आपके जो डक्ट्स होती हैं उनके सराउंडिंग जो सेल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेस्ट का साइज़ एंड शेप बेटर होता है, ख़राब नहीं होता। और फिगर वेट भी रिड्यूस करती है। तो आप देख लीजिए खुद ही कि जब ब्रेस्ट का बेटर हो रहा है और आपका वेट रिड्यूस हो रहा था तो आपका ओवरऑल जो इफेक्ट उसका आता है ब्रेस्ट फीडिंग का अच्छा आता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।